क्लास चलने लगा जीपीएस फोटो ले लेना इसका, ठीक है? क्लास चलने लगी तो जीपीएस फोटो ले लेना, ठीक है? हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो कि ग्लैंड से निकल, जो कि इसको सिक्रीशन के लिए दो तरह के ग्लैंड लगे होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड याद है किसी को? ठीक है, मैं बता देती हूँ। कल आप लोगों को मैंने हार्मोन पढ़ाया था। हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक या रासायनिक पदार्थ है जो हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है, सर्जित होता है। इसके सर्जित होने के लिए दो तरह के ग्लैंड लगाए गए हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसमें डक्ट या नलिका नहीं पाई जाती है, ठीक है? जिसमें कोई केमिकल सिक्रीट होता बिना किसी नलिका के, सीधे ब्लड में सिक्रीट होता है, ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें सिक्रीशन के लिए नलिका होती है, ये ब्लड में नलिका के द्वारा सिक्रीट होता है ये हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर होता है मिक्स ग्लैंड, ये दोनों तरह से काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड में कल मैं आपको पढ़ाई थी थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और आप लोगों को सेक्स हार्मोन अलग से पढ़ाना है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आता है और इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी से होता है। अब बताइए थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? याद नहीं है? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है? कौन सा हार्मोन निकलता है? और इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कल आप लोग थे ना क्लास में? आप तो थे ना? हाँ। और कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिस और हाशिमोटो। लेकिन नहीं याद है, कोई बात नहीं, अगर आपको फेका रोग याद है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ ग्वाइटर या भूंगा रोग ही पूछा जाता है। फिर मैं आप लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा दिया था, जिसमें पसीने की ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर, सीबेशियस ग्लैंड या वसायुक्त ग्लैंड ये सब पाई जाती है। ये सब आपको मैंने कल पढ़ा दिया था। फिर तीसरा ग्लैंड आता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करता है। उसमें मैंने पढ़ा था आपको पैंक्रियास। पैंक्रियास से दो हार्मोन निकलते हैं, दो, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन। इंसुलिन हमारे बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकेगॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। यहाँ तक कर मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज इसी इंसुलिन हार्मोन से इंसुलिन हार्मोन बताना है। बताइए अंधेरे का हार्मोन किसे कहते हैं?
निकलता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? किसको? हाँ, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? जो है हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, अधिकतर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। आज आप लोगों को यहाँ तक रिवीजन करा दिया। आज आप लोगों को पढ़ाना इंसुलिन का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था हार्मोन में। अभी हार्मोन्स का कुछ पार्ट बचा हुआ है। आप लोग का चल रहा है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन हमारे पैंक्रियास में पाया जाता है। आप लोगों को मैं इंसुलिन हार्मोन पढ़ा रही हूँ जो कि पैंक्रियास से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास के अग्नाशय में आइसलेट ऑफ हेंगरलैंस में पाया जाता है। आइसलेट ऑफ हेंगरलैंस पूछा गया आपके सस्ती में, लिख लीजिए। पैंक्रियास हार्मोन आप लोगों के आइसलेट्स ऑफ हेंगरलैंस सेल में पाया जाता है। समझ सुनाई पड़ा? आइसलेट्स ऑफ हेंगरलैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी बोल सकते हैं। और आइसलेट्स पाया जाता है बीटा सेल। इसमें आइसलेट्स ऑफ हेंगरलैंस में ये भी सेल है और इसके अंदर होता है बीटा सेल। कल लिखवाया भी था आप लोगों को, लिख लीजिए आप लोग। इंसुलिन हार्मोन हमारे पैंक्रियाज या अग्नाशय के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल में बीटा सेल में पाया जाता है। लिखिए, इंसुलिन हार्मोन आप भी लिखिए। इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्नाशय के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल में अल्फा से बीटा सेल में पाया जाता है। बीटा सेल में ये भी सेल है, ये भी एक प्रकार का सेल है, फिर इसमें बीटा सेल पाया जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? ये एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। आइसलेट्स ऑफ किस में पाया जाता है इंसुलिन? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है, उसके बीटा सेल में।
गया? यह हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, हमारे शरीर में, देखिए बाकी समझा दिया है कल। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को घटाता है। देखिए क्या करता है हमारे शरीर में, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन कम करके मेंटेन करता है। ठीक है, इसकी कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इतना लिख लिया। ये हमारे शरीर में बढ़ी हुई ग्लूकोज की लेवल को कम करता है, इतना लिख लिया। इसकी कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। हाइपो वैसे तो मतलब तो इसका कम होता है, हाइपो का मतलब, लेकिन कम क्यों है? क्योंकि अगर इंसुलिन हार्मोन, इसमें ये इंसुलिन कम हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको डायबिटीज मिलेटस भी बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। कल आप लोगों को इसके बारे में सिर्फ लिखवा दिया था, फिर से लिखवा रहे, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लिखवाया था। इसकी कमी से डायबिटीज मिलेटस रोग भी हो जाता है। इंसुलिन की कमी से लिख ले, इसकी कमी से डायबिटीज मिलेटस रोग हो जाता है। डायबिटीज मिलेटस रोग हो जाता है। मिलेटस बड़ी सी लाइफ हो गई। डायबिटीज मिलेटस एक ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, जिससे डायबिटीज मिलेटस हो जाता है।
कमी से होता है? ग्लाइसीमिया किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है ग्लाइसीमिया है? अब देखिए ग्लूकेगॉन, देखिए ग्लूकेगॉन निकलता है। देखिए ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे पैंक्रियाज या अग्नाशय के अल्फा सेल से निकलता है। ये इंसुलिन का उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। जब कम हो जाता है तब बढ़ाता है, हमेशा नहीं बढ़ाता। जब ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है तब ये हार्मोन निकलता है और इसके ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा कर देता है। घटे हुए लेवल को बढ़ाता है ग्लूकोज के। ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से निकलता है अग्नाशय के और हमारी घटी हुई ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के इसके लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन का इतना ही काम है और ये अल्फा सेल से निकलता है। देख लिया सब लोगों ने? ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे अग्नाशय के, देखिए ग्लूकेगॉन हार्मोन, लिखिए सब कोई। ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे अग्नाशय के अल्फा सेल से निकलता है जो हमारे शरीर में, मैं सोच रहा लोड कम कर दो। लिखिए, लिख लिया आप लोगों ने? ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे अल्फा सेल से निकलता है और हमारे शरीर में घटी हुई ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या किसी में? जहां समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिए। ग्लूकेगॉन, देखिए ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे शरीर में मिक्स ग्लैंड होता है पैंक्रियास। ये वाला जो अभी आपने रिपीट करा ग्लूकेगॉन, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन पैंक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है। हमारे शरीर में इसका काम क्या है? हमारे शरीर में घटे हुए ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, या फिर यही लिख लीजिए ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसका काम क्या है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ करके। ग्लाइकोजन हमारे लीवर या मसल सेल में स्टोर रहता है। जरूरत पड़ने पे ये ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाता है। समझ में आ गया सबको? आपको कहां नहीं समझ आ रहा है? कहां से नहीं लिखा आपने? ये हमारे शरीर में ग्लूकोज
हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है। अल्फा सेल ये हमारे शरीर, ये पैंक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है। पैंक्रियास में अल्फा सेल पाया जाता है ना, अल्फा सेल, ये इसका सिंबल है। यही ना, ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये पैंक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है, ठीक है। ये मतलब पाया जाता है अल्फा सेल में, पैंक्रियास के अल्फा सेल में पाया जाता है। ये ना तो पढ़ ले ना पढ़ ले दे रहे हैं, मैं बाहर चला जाऊं क्या करूं? बैठ जाइए आप लोग। आ गया ना समझ में? आज के सेक्स हार्मोन अरे महाराज जाओ लोगो, क्लास में बैठिए, बाहर नहीं जाइए, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखिए सेक्स हार्मोन, क्या हो गया भाई? शांत रहिए। लिखिए सेक्स हार्मोन, लिखिए सेक्स हार्मोन। लिखिए सेक्स हार्मोन। बात नहीं करिए भाई, आप लोग कोऑपरेट करिए मेरा, बस ये टॉपिक खत्म ही होने वाला है। इसमें था गोनड, गोनड्स, सेक्स हार्मोन में पता आप लोग को टेस्टिस और ओवरी आते गोनड्स में, टेस्टिस और ओवरी। ये होता क्या है? ये गोनड्स जैसे एक हार्मोन है, इसमें था गोनड्स जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आते हैं, इससे हार्मोन निकलेगा। मेल में टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। बात नहीं करिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। मुझको भी गर्मी लग रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ना समझ में आए किसी को हिंदी में लिख लीजिए। ये भी एंटीरियर, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्स हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। ये सेक्स हार्मोन है। इस सेक्स हार्मोन गोनड्स आप लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से बताएंगे। ये गोनड्स पाया जाता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गोनड्स रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें पाया जाता है टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। टेस्टिस से जैसे हमारे गर्दन में पाया जाता था थायराइड ग्लैंड पाया जाता था, और पीनियल में पाया जाता मेलाटोनिन, हमारे ब्रेन में पीनियल और पिट्यूटरी पाया जाता है। उसी तरह हमारा ये टेस्टिस, मेल में वो टेस्टिस पाया जाता है, ठीक, और फीमेल में ओवरी। ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जनन अंग हैं, ठीक है। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, इसे एंड्रोजन भी कहते हैं, ठीक।
निकलता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। समझ में आ गया? लिख लीजिए, तब इसका फंक्शन बताते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आपका नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नर्वस सिस्टम करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। हो गया जीपीएस फोटो? इतना लिख लिया आप लोगों ने। टेस्टिस और ये लिख लिया इसको। मेल में क्या पाया जाता है, फीमेल में क्या पाया जाता है, और फीमेल मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इसको एंड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोजन के नाम से भी पूछा जा सकता है। आपके हिस्से में पूछा भी गया है, कभी एंड्रोजन के नाम से पूछ लेंगे, कभी टेस्टोस्टेरोन। आने वाले क्वेश्चन तो अच्छे से याद रखिए, सही हो जाएगा तो आपको अच्छे नंबर दिला देगा। सिलेबस बड़ा है बायोलॉजी का, जब तक आप पूरा समझेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। और फिर ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन ये पाया जाता है। इतना लिख लिया। अब लिखिए एस्ट्रोजन हेडिंग डालिए। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। हेडिंग डालिए टेस्टोस्टेरोन। हेडिंग डालिए टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है। ठीक, और प्यूबर्टी पीरियड, ये प्यूबर्टी पीरियड इसकी वजह से प्यूबर्टी पीरियड को डेवलप करता है। किशोरावस्था के लिए यही जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरोन। जैसे हम लोग हल्के हल्के दाढ़ी मूंछ आ जाना, जैसे मेल होता है हल्के हल्के दाढ़ी मूंछ, आवाज भारी हो जाना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। अट्रैक्शन, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अट्रैक्शन का काम करता है, अट्रैक्शन करवाता है यही हार्मोन। ठीक है, मेल में। और प्यूबर्टी पीरियड भी, यानी किशोरावस्था लिख लीजिए आप लोग। प्यूबर्टी पीरियड डेवलप कराता है। यानी किशोरावस्था में ये ले जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल कैरेक्टर जितने होते हैं सेक्स के, मेल में ये टेस्टोस्टेरोन डेवलप कराता है। सेक्स अट्रैक्टेंट हार्मोन भी से कहते हैं टेस्टोस्टेरोन को। लैंगिक आकर्षण का भी काम करता है। लिख लिया, प्यूबर्टी पीरियड डेवलप करता है। किशोरावस्था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब आ जाता है मेल में तो किशोरावस्था आ जाती है।
हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। आप लोग बस इतना लिख लीजिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। अब मेल फीमेल हार्मोन लिख लीजिए, फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन लिखिए, पहले एस्ट्रोजन लिखिए, एस्ट्रोजन। मेल हार्मोन हो गया ना टेस्टोस्टेरोन, एक बेटा एंड्रोजन। ये स्टेज ही नहीं चल रहा है। समझने पे ध्यान दीजिए आप लोग। लिखिए फीमेल हार्मोन, पहले रिलैक्स लिखिए, रिलैक्सी वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी जो किशोरावस्था जो लड़कियों में या गर्ल्स में होता है, वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। इसीलिए सुंदरता का हार्मोन कहते हैं इसको। ये भी सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करता है। ये अट्रैक्शन करवाता है टेस्टोस्टेरोन से। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन से अट्रैक्ट होता है इसी हार्मोन की वजह से। लिख लिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड हो गया और भी जितने रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, सबका विकास कराता है। लिख लिया, लिखे रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन लिख लिया, देखिए रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन फीमेल में बच्चे के जन्म को आसान करवाता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, जिसकी मसल्स होती है प्लेसेंटा की या मदर की जो मसल्स होती है, यही रिलैक्स करवाता है, उसमें सिग्नल ले आता है। इसीलिए इसका नाम रिलैक्सिन दिया गया है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। बस इसका इतना ही काम है। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, रिलैक्सिन को। बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। समझ गए इसको रिलैक्सिन हार्मोन क्यों कहते हैं? ये फीमेल में पाया जाता है और बच्चे के जन्म को प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आसान कराता है। मदर की मांसपेशियों को ये रिलैक्स करवाता है, शिथिलन ले आता है, जिससे कि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके।
ठीक है। अब लिखिए प्रोजेस्टेरॉन। इसको रिलैक्सिंग समझ में आ गया। आप लोगों में इतना ही पूछा जाएगा कि बच्चे के जन्म से कौन सा हार्मोन संबंधित है, फिर आप रिलैक्सिंग बता दीजिएगा। और ऑक्सीटोसिन भी कल बताए थे ना। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहते हैं, बताया ना आप लोगों को। और ये रिलैक्सिन को भी बात में कंफ्यूज मत होइएगा। अब लिखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल में प्रेगनेंसी डेवलप कराता है, यानी गर्भ धारण करवाता है। क्या करवाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? ये गर्भ धारण करवाता है। ये इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। लिख लिया? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे प्लेसेंटा में ये एंडोमेट्रियम वार पाई जाती है। इसको ये ठीक कराता है। बच्चे के जन्म के समय पहले पता रहता है, जब बच्चा होने वाला रहता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके एंडोमेट्रियम वार को ठीक करके मजबूत करके बच्चे का अबॉर्शन नहीं होने देता। इसीलिए इसको प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी आपके एसएससी में पूछा गया है, प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। और रिलैक्सिन क्या करता है? बच्चे के जन्म को आसान करता है। माँ की जो मांसपेशियां होती, बच्चे के जन्म होते के समय शिथिलन करता है, उसके प्लेसेंटा की जो मसल्स होती है। एक LH हार्मोन लिखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। बात नहीं करिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये फीमेल में ओव्यूलेशन कराता है। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन यानी इस अंडाशय निकलता है इससे इवोल्यूशन के समय। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे तब समझ में आएगा। इतना लिख लीजिए, इवोल्यूशन कराता है, अंडोत्सर्जन कराता है फीमेल में। लिख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में इवोल्यूशन कराता है। एक है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH
हिंदी में लिख लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी स्पर्म का निर्माण कराता है। स्पर्म FSH हार्मोन, FSH हार्मोन, FSH ही दिया रहेगा एग्जाम में, FSH और LH शॉर्ट फॉर्म में ही दिया रहेगा आप लोगों को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिस प्रकार से एवोल्यूशन कराता है, उसी प्रकार से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, यानी स्पर्म को बनाता है। देखिए ये मेल में स्पर्म को बनाता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लिख लिया? स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कौन कराता है? FSH। और फीमेल में एवोल्यूशन कौन कराता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों में, LH और FSH, इसको याद रखिएगा। लिख नहीं पाइए कोई बात नहीं, याद रखिए आप लोग। आप लोग का हार्मोन चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग रखिए तंत्रिका तंत्र। हार्मोन आप लोगों का समाप्त हुआ। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अब। तंत्रिका तंत्र, हेडिंग डालिए नर्वस सिस्टम। अरे भाई लिखावट नहीं सही है क्या? आप लोग चलिए अच्छे से लिख लीजिए। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? हमारे जो कुछ हम लोग सोचते समझते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम की वजह से। इसमें क्या मैसेंजर होता है? मैसेज, हमारा ब्रेन हमारे मैसेज को देता है, तो हमारी शरीर क्रिया प्रतिक्रिया करती है तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिकीय ऊतक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
PNS और ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पहले लिखे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी खुद से ऐच्छिक क्रिया जो होती है। लिख दिया इसका? हिंदी समझ में आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो मालूम होती है। ब्रेन को पता ही मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लिख लिया, पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं आप लोगों को। पेरिफेरल में स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व आता है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। फिर एएनएस में आता है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। बता देना। अनुकंपी, परानुकंपी। अनुकंपी इसे बोलते हैं अनुकंपी। पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक नर्व ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व लिख लिया। अब एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। आवाज नहीं। लिखिए एएनएस में सिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या हुआ? गर्मी लग रही है और मुझे भी गर्मी लग रही भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसे परानुकंपी कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को। देखिए ऑटोनॉमिक लिख लिया आप लोगों ने। सिंपैथेटिक न्यूरॉन और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन एएनएस में यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब आप लोग आ रहे हैं ब्रेन पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेडिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर से निकालिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें देखिए ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे आज आप लोगों को। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? सब लोग कहाँ चले गए? भाई गर्मी तो मुझको भी लग रही है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, इसके पहले का आप लोगों ने लिख दिया। और माइंड ब्रेन। लिख लेना। इसका होता है अग्र मस्तिष्क और मिड ब्रेन का मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन का पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अंदर आइए सब लोग। तो नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है तो यही, अब चाहे जो पढ़ाए ब्रेन ही रहेगा, नर्वस सिस्टम ही रहेगा। लिख लिया आप लोगों को ब्रेन के 3
हमारे ब्रेन में 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं? ड्यूरामीटर, पहला कौन सा होता है? ड्यूरामीटर। लिख लिया कि वैसे लिख लीजिए, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड, पियामीटर। अच्छे से काम नहीं कर रहा है ये मार्कर। हमारे ब्रेन में 3 लेयर पाया जाता है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पियामीटर। लिख लीजिए ना, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश से लिख लीजिए। अरे लिख लीजिए, बहुत देखिए ब्रेन में 3 लेयर पाई जाती है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और ये देखिए अभी काम ही नहीं कर रहा है। लिख लीजिए ना, ये आपका काम नहीं कर, टाइम लिख लीजिए। ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पियामीटर, 3 लेयर ब्रेन में पाई जाती है। इन तीनों को मिलाकर मेनिंजीज कहते हैं। ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड, ये मार्कर काम नहीं कर रहा अच्छे से। लिखवा लेंगे ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पियामीटर। स्पेलिंग को उधर DURAMETER, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर का DURAMETER, ड्यूरामीटर। RACH, अरेक्नॉइड का लिखिए, सॉरी ARACHNOID, अरेक्नॉइड। फिर पियामीटर का PIAMETER, पियामीटर का। अरेक्नॉइड का लिख लिया, PIAMETER। तीन लेयर कौन सी पाई जाती है ब्रेन में? ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पियामीटर। इन तीनों लेयर को मिलाकर मेनिंजीज कहते हैं, मेनिंजीज। और इसमें जब कोई इंफेक्शन हो जाता है इस लेयर में, तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है इस लेयर में। इन तीनों को मिला के मेनिंजीज कहते हैं। और अगर इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं, लिख लिया? इन तीनों लेयर मिला के क्या कहते हैं? मेनिंजीज। और इसमें जब स्वेलिंग आ जाती है इनके लेयर्स में तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और आपके SSC में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
मेनिंजाइटिस किस में होता है? ब्रेन के लेयर में। आप लोग एसएससी देना है ना, एसएससी तो देना है ना। मेनिंजाइटिस पूछा गया है। हमारे ब्रेन में 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मीटर, अरेक्नॉइड, पिया मीटर। इन तीनों को मिला के मेनिंजीस कहते हैं। इसमें कोई इंफेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का या वायरस का, रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं। रोग को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। अब आप लोग फोर ब्रेन के बारे में लिखिए। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। देखिए फोर ब्रेन, इसमें एक डाल दीजिए। देखिए फोर ब्रेन, फोर ब्रेन लिख लिया। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, पीछे दिखेगा कि नहीं? सेरिब्रम होता है पहला। फोर ब्रेन के बारे में बता रहे हैं, दिख रहा है पीछे? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, लिखिए अग्र मस्तिष्क होता है सेरिब्रम और डाइंसेफ्लान। कौन पनौती हो? आगे बढ़ो। देखिए अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डाइंसेफ्लान। हमारे फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में, ये अग्र मस्तिष्क है और ये सेरिब्रम। लोग कहाँ चले गए? देखिए फोर ब्रेन में 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डाइंसेफ्लान। तो ब्रेन आप लोग खुद से कर लेंगे क्या? नहीं करने का लोग कोई पढ़ने का आता है ब्रेन आप लोगों को? ये ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, ये सेरिब्रम और ये दोनों में बड़ा सा कार्पस कैलोसम पिदारा। देखिए फोर ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिब्रम डाइंसेफ्लान, ये स्ट्रक्चर आपका सेरिब्रम का है। ठीक, सेरिब्रम में 2 पार्ट में होता है जिसमें लोब पाए जाते हैं। ये कार्पस कैलोसम के कारण 2 भागों में बटा होता है।
एक कार्पस कैलोसम मैमल सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं, यानी स्तनी में पाए जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या? बताइए सेरेब्रम क्या किस ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन की मिड ब्रेन का? अब बताइए फोर ब्रेन आपके आगे लिखा हुआ फोर ब्रेन। देख तो लीजिए सही से फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसमें सेरेब्रम और डाइंसेफेलान आता है। सेरेब्रम पूछा जाता है। पहले सेरेब्रम लिखिए। देखिए सेरेब्रम, हेडिंग डालिए सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे सोचने, समझने और तर्क करने का सेंटर है। हेडिंग डालिए सेरेब्रम। सेरेब्रम सोचने, समझने और तर्क करने का सेंटर है, केंद्र है। जैसे हम लोग आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किस सेरेब्रम हेमिस्फीयर के कारण। तो सोचने समझने की क्षमता सेरेब्रम से आती है, हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। हम जैसे कोई मैथ लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, हमारा कौन सा दिमाग काम करता है? अग्र मस्तिष्क का, सेरेब्रम। आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सोचने समझने का सेंटर कौन है? सेरेब्रम है, ठीक है। तर्क करने का सेंटर है, हम किससे सोचते समझते हैं, तर्क करते हैं? सेरेब्रम से। सीख लिया सेरेब्रम के बारे में। अब देखिए डाइंसेफेलान। डाइंसेफेलान ये स्ट्रक्चर मान लीजिए आपका डाइंसेफेलान है। देखिए डाइंसेफेलान में एपिथैलेमस तथा हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अब ये चल ही नहीं रहा है, स्ट्रक्चर बनाकर समझाते हैं आप लोगों को। डाइंसेफेलान हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है, जिसमें एपिथैलेमस ऊपर की तरफ पाया जाता है, एपिथैलेमस इसके नीचे की तरफ पाया जाता है। इसमें कोई एक डालेगा, इसका स्ट्रक्चर समझा देता है। थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को? ये मान लीजिए डाइंसेफेलान है, ठीक। इसके ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिथैलेमस कहते हैं। और नीचे भी एक स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया
पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है और एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड लगा होता है। स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है। इसमें ऊपर की तरह के स्ट्रक्चर होता है, इसे एपिथैलेमस कहते हैं। एपिथैलेमस में ही जुड़ा हुआ पीनियल ग्लैंड जुड़ा हुआ होता है और नीचे होता है हाइपोथैलेमस, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। कभी कभी इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी पूछ लिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। डाइसेफ्लॉन, इसको लिख लिया। डाइसेफ्लॉन में एपिथैलेमस पाया जाता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। पिट्यूटरी और एपिथैलेमस के बगल में पीनियल ग्लैंड होता है। ये डाइसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डाइसेफ्लॉन कार्य लिखे, डाइसेफ्लॉन के कार्य। ये भूख प्यास का सेंटर है, इसमें भूख लग रही, प्यास लग, हमें कौन संदेश देता है? इसका रिसेप्टर हमारे ब्रेन तक डाइसेफ्लॉन ले जाता है। जैसे हमें भूख लगी तो इसकी सूचना हमें हमारे अपने मस्तिष्क के डाइसेफ्लॉन से मिलता है, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि भूख लगी है। फिर जब हमको प्यास लगी होती है तब हमें ये सूचना देता है कि हमको प्यास लगी है। ये सब काम डाइसेफ्लॉन का है, इसलिए इसे भूख प्यास का सेंटर कहते हैं। डाइसेफ्लॉन को लिख लिया। हाइपोथैलेमस भी पूछा जाएगा। हाइपोथैलेमस क्योंकि डाइसेफ्लॉन में ही पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस भी भूख प्यास का और थकावट का सबका सेंटर है, ठीक है। जैसे में पसीना निकल रहा, थक गए हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, इस सब का सेंटर डाइसेफ्लॉन है। अभी भी तो वैसे ही काम कर रहा है। एपिथैलेमस दिख रहा होगा ना आप लोगों को, इसी से पीनियल ग्लैंड लगा होता है। ये डाइसेफ्लॉन की रूफ है, यानी छत है इसकी। इसके ऊपर की तरफ एपिथैलेमस है और नीचे की तरफ इसका जो फर्श है उसमें हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से लगा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड सबका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। डाइसेफ्लॉन भूख प्यास का सेंटर लिख लिया। इसमें लिखे ऑल्फैक्टरी, फोर ब्रेन में ये कहा था ऑल्फैक्टरी। बस 2 मिनट ये ऑल्फैक्टरी कर लीजिए। ये स्मेल का सेंटर है। ऑल्फैक्टरी किसका है? ये अपने मस्तिष्क में पाया जाता है।
हमें जो कोई सुगंध या गंध किसी भी तरह का स्मेल आता है तो उसकी सूचना हमको कौन देता है? हमारी ब्रेन को ऑल्फैक्टरी देता है। यह मानव में विकसित होता है ऑल्फैक्टरी। देखिए मानव में विकसित होता है ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल का सेंटर है। कुत्तों में यह ज्यादा डेवलप होता है, कुत्तों में यह ज्यादा विकसित होता है। इसीलिए हर जगह कुत्तों को ले जाते हैं। कोई भी बम हो, कोई भी खतरे का, कुत्ते लोग को स्मेल तुरंत मिल जाती है क्योंकि उनका ये ऑल्फैक्टरी ज्यादा डेवलप होता है। और एक मछली होती है स्पोलियोडॉन, उसमें भी ये विकसित होता है। देख लीजिए डॉग में और स्पोलियोडॉन फिश में यह मोर डेवलप है। स्पोलियोडॉन फिश नाम सुना है? स्पोलियोडॉन स्पोलियोडॉन एक फिश है। इसमें भी ये ऑल्फैक्टरी ज्यादा डेवलप है। स्पोलियोडॉन एक फिश है लेकिन इसमें स्मेल सेंटर ज्यादा होने के कारण इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। ठीक, लिख लिया इसको? अब लिखिए मिड ब्रेन। लिखिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं है, देखने और सुनने का सेंटर है। हम कोई चीज देख या सुन रहे हैं तो इसकी सूचना हमें मिड ब्रेन देता है। कौन देता है? आपके एसएससी में पूछा गया देखने और सुनने का सेंटर कौन है? मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन? आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। साइड ब्रेन तक लिख लीजिए पहले, इसके बाद कल्पना के सर बाहर पढ़े। इसमें जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक, ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगाटा। और इसी से लगा हुआ क्या है? ये सेरिबेलम लगा हुआ है। बस यही लिखा है सर। टाइम हो गया। ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसमें दो पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम। ठीक है, इतना कर लीजिए हाइंड ब्रेन। अब इसके आगे का कल करवाएंगे।